नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, नियोजन की प्रक्रिया। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, नियोजन की प्रक्रिया। तो नियोजन की प्रक्रिया में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलने पर हमारी नियोजन की प्रक्रिया एंड होती है। तो नियोजन की प्रक्रिया का जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण होता है उद्देश्यों का निर्धारण करना, एस्टैब्लिशिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, एस्टैब्लिशिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण करना। नियोजन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम हमारे द्वारा उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। यह उद्देश्य का निर्धारण कर लेने के पश्चात विभिन्न विभाग और उप विभाग के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। जो संगठन के उद्देश्य का निर्धारण हमने किया है वह उद्देश्य संगठन के सभी स्तर पर सभी व्यक्ति को स्पष्ट होना चाहिए। वह उद्देश्य संगठन में सभी व्यक्ति को सभी स्तर पर स्पष्ट होना चाहिए। उद्देश्य हमें यह बताता है कि क्या किया जाना चाहिए, यह बताता है कि क्या करना चाहिए, किसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कहाँ किया जाना चाहिए। आया समझ में? नियोजन का प्रथम चरण है एस्टैब्लिशिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, संगठन के उद्देश्य का निर्धारण करना। संगठन के उद्देश्य का नियोजन क्रिया का प्रथम चरण संगठन के उद्देश्य का निर्धारण करना है। सर्वप्रथम हमारे द्वारा नियोजन के तहत पूर्वानुमान लगाकर संगठन के उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। उद्देश्य का निर्धारण कर लेने के पश्चात विभिन्न विभाग और उप विभाग के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। जो संगठन का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया है वह उद्देश्य संगठन के प्रत्येक स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति को स्पष्ट होना चाहिए, सभी व्यक्ति को स्पष्ट होना चाहिए, ताकि प्रत्येक विभाग उप विभाग और उस उद्देश्य के अनुरूप अपने योजना तैयार कर सके, अपने उद्देश्य का निर्धारण कर सके, अपने उप उद्देश्य का निर्धारण कर सके। उद्देश्य हमें यह बताता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। संगठन का उद्देश्य हमें बताता है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। तो इंग्लिश वाले लिखेंगे एस्टैब्लिशिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर। सबसे पहले प्लानिंग का फर्स्ट स्टेज है, प्लानिंग का जो फर्स्ट स्टेज है नियोजन के प्रथम चरण में संगठन के उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लानिंग में डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव किया जाता है, गोल को डिसाइड किया जाता है। प्लानिंग के फर्स्ट स्टेज में हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल ऑब्जेक्ट को डिसाइड करते हैं। ऑब्जेक्ट को डिसाइड कर लेने के बाद यह ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के ऑल लेवल पे, ऑल पर्सन को, संगठन में सभी स्तर पर काम करने वाले व्यक्तियों को सभी स्तर पर, ऑल लेवल पर, ऑल पर्सन को ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। अब ये ऑब्जेक्टिव हमें ये बताता है, ऑब्जेक्टिव हमें क्या बताता है, क्या करना चाहिए, व्हाट विल डू, क्या करना चाहिए, व्हाट विल डू, हाउ विल डू, कैसे करना चाहिए, किससे करना चाहिए, whom will do, what will do, how will do, whom will do। ऑब्जेक्टिव हमें संगठन का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है वो हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसे करना चाहिए। व्हाट विल डू, हाउ विल डू, हु विल डू, whom will do। ये कौन बताता है, हमें ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बताता है। आया समझिए फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज के बाद में, फर्स्ट स्टेज में आपको इतना ही लिखना है, प्लानिंग का जो फर्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन के गोल और उद्देश्य को डिटरमाइन करना, ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन कर लेने के बाद ऑर्गेनाइजेशन का गोल, ऑर्गेनाइजेशन के ऑल लेवल पर, संगठन के प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्लैरिफाई होना चाहिए। क्लैरिफाई होने के बाद सेकंड वन लिखना, ऑब्जेक्ट हमें बताता है, ऑब्जेक्ट describes that what will do, how will do, whom will do। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किससे करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए, ये बताता है हमें उद्देश्य। ये सब कौन बताता है, संगठन का उद्देश्य बताता है। सेकंड बात आता है
कलेक्शन एंड फोरकास्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का संग्रह और पूर्वानुमान। हिंदी वाले लिखेंगे सूचना का संग्रह व पूर्वानुमान। कलेक्शन एंड फोरकास्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का संग्रह व पूर्वानुमान। कलेक्शन एंड फोरकास्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। नियोजन में, प्लानिंग के लिए हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के जो एनवायरमेंट होता है ना, एनवायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एनवायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के, देखो एनवायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। फर्स्ट है इंटरनल एनवायरमेंट, सेकंड है एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ये इसका डायग्राम हो जाता है एनवायरमेंट ऑफ कलेक्शन एंड फोरकास्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। प्लानिंग में आप क्या ध्यान रखना है, प्लानिंग में PLANING, प्लानिंग में, नियोजन में प्लान ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन कर लेने, प्लानिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट्स को डिटरमाइन करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट का एनालिसिस करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उस बेस पर हम फोरकास्टिंग करते हैं। इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन प्राप्त करते, क्या करते हैं, इश्यू इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन के बेस पर फोरकास्टिंग करते हैं। हम संगठन के आंतरिक और बाहरी वातावरण का विश्लेषण करके सूचनाओं का संग्रह करते हैं और उन सूचनाओं के आधार पर हम सूचनाओं का संग्रह करते हैं और इन सूचनाओं के आधार पर दैट इंफॉर्मेशन के बेस पर फोरकास्टिंग करते हैं। दैट इंफॉर्मेशन के बेस पर हम फोरकास्टिंग करते हैं। प्लानिंग में हम इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हम एनवायरमेंट को, प्लानिंग में इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके इस बेस पर हम सूचनाओं का संग्रह करके फोरकास्टिंग करते हैं। इस बेस पर हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। फिर आता है एस्टैब्लिशिंग प्लानिंग प्रीमाइजेस, सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट से रिलेटेड लिमिटेशन, जिनके अंदर रहकर हमें प्लान प्रिपेयर करना होता है, उसे प्रीमाइजेस बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रीमाइजेस? ये आता है एस्टैब्लिशिंग ऑफ प्लानिंग प्रीमाइजेस, मतलब नियोजन की मान्यताओं का निर्धारण करना। व्हाट डू यू मीन बाय मान्यता का अर्थ होता है, प्रीमाइजेस का अर्थ होता है वे सीमाएं जिनके भीतर रहकर, जिनके भीतर रहकर नियोजन करना होता है। All those limitations, planning under all those limitations, that limitations are known as premises. Planning under the limitations, that limitations are known as premises. वे सभी सीमाएं जिनके भीतर रहकर नियोजन करना होता है उन्हें मान्यता कहते हैं। All the limitations, क्या? All the limitations
all the limitation which under all the limit or planning under the limitation that is known as premises. Planning under the limitation. Planning under the limitation. Planning under the limitation that is known as premises. वे सभी सीमाएं जिनके अंदर रहकर हमें नियोजन करना होता है उन्हें हम मान्यता कहते हैं। वे सभी सीमाएं जिनके भीतर रहकर हमें नियोजन करना होता है उन्हें हम मान्यता कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम मान्यता कहते हैं। और प्लानिंग अंडर द लिमिटेशन दैट इज नाउन एज premises। अब आता है ये प्लानिंग हो गई जिनके अंदर रह के हमें लिमिटेशन करना होता है। हम ऑब्जेक्ट का डिटरमाइन कर लेने के बाद एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट से क्या इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का वातावरण, ये डायग्राम बनाना है। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का वातावरण, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इस बेस पर हम फोरकास्टिंग करते हैं। इस बेस पर फोरकास्टिंग करके हम क्या करते हैं, प्रीमाइसेस डिटरमाइन करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। संगठन के आंतरिक और बाहरी वातावरण से सूचना को एकत्रित करके पूर्वानुमान लगाया जाता है। उस पूर्वानुमान के आधार पर हम मान्यताओं का निर्धारण करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके फोरकास्टिंग करते हैं। फोरकास्टिंग के बेस पर प्रीमाइसेस डिटरमाइन करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। प्रीमाइसेस को एस्टैब्लिश करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रीमाइसेस ऑन द बेस ऑफ फोरकास्टिंग डूइंग ऑन द बेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहरी और आंतरिक वातावरण से एकत्रित की गई सूचना के आधार पर पूर्वानुमान किया जाता है। पूर्वानुमान के आधार पर हम प्रीमाइसेस को सुनिश्चित करते हैं, प्रीमाइसेस का डिटर्मिनेशन करते हैं या मान्यताओं का निर्धारण करते हैं। ये आया समझ में। अब मान्यताएं जो होती है दो प्रकार की होती है, प्रीमाइसेस टू टाइप की होती है, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो होती है। तो इंटरनल प्रीमाइसेस और एक्सटर्नल प्रीमाइसेस रिलेटेड होगी। एक्सटर्नल प्रीमाइसेस रिलेटेड टू ये होती है रिलेटेड टू आंतरिक मान्यताएं संबंधित होती है कार्य से। आंतरिक मान्यताएं संबंधित होती है प्रबंधक की धारणा से, कर्मचारी की कार्यकुशलता से, कार्य वातावरण से। ये आंतरिक मान्यताएं संबंधित होती है कार्य कुशलता से, प्रबंधक की धारणा से और कार्य वातावरण से, वर्क एनवायरनमेंट, कार्य वातावरण, प्रबंधक की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजर, प्रबंधक की अवधारणा पे, कार्य वातावरण पे, प्रबंधक की अवधारणा से आंतरिक मान्यताएं संबंधित होती है कार्य वातावरण से और प्रबंधक की अवधारणा से। वर्क एनवायरनमेंट, इंटरनल प्रीमाइसेस रिलेटेड टू वर्क एनवायरनमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजर, जबकि एक्सटर्नल प्रीमाइसेस रिलेटेड होती है, बाहरी मान्यताएं संबंधित होती है सरकारी नीति, वैधानिक, आर्थिक परिस्थितियों से,
एक्सटर्नल प्रीमाइसेस रिलेटेड होती है गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी आप लिख लो, स्टेटरी रूल, वैधानिक नियमावली से, गवर्नमेंट पॉलिसी से, पॉलिटिकल एनवायरमेंट। External premises are related to government policy, statutory rules and political environment। इनसे संबंधित होती है, इनके आधार पर निर्धारित की जाती है। आंतरिक प्रीमाइजेज, इंटरनल आंतरिक मान्यताएं निर्धारित की जाती है, आंतरिक मान्यताएं निर्धारित की जाती है। डिटरमाइन ऑन बेसिस ऑफ work environment and concept of manager। और external environment, external premises determine की जाती है on basis of, determine on basis of government policy, statutory rules, political environment। premises मान्यताएं वे सीमाएं होती है जिनके भीतर रहकर प्रबंधन को मान्यताएं वे सीमाएं हैं जिनके भीतर रहकर प्रबंधन को नियोजन करना होता है। प्लानिंग अंडर द लिमिटेशन इज नाउन एज प्रीमाइसेस। मान्यताएं आंतरिक और बाहरी वातावरण से संबंधित होती है, इसलिए मान्यताएं आंतरिक मान्यता और बाहरी मान्यताएं होती है जो संबंधित होती है, जो आधारित होती है वर्क एनवायरनमेंट और कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजर, कार्य वातावरण और प्रबंध की धारणा से। जबकि बाहरी मान्यताएं निर्धारित की जाती है, आधारित होती है, आधारित होता है सरकारी नीतियां, वैधानिक नियमावली और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इनसे संबंधित होती है। आया समझ में? इतना समझ में आने के बाद में आप फटाफट चलेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट में ही आपको थोड़ा सा दिक्कत आती। अब एस्टैब्लिश ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस, संगठन की मान्यताओं का निर्धारण करना, नियोजन की मान्यता का निर्धारण करना। उसके बाद आता है सर्चिंग अल्टरनेटिव। मान्यताओं का निर्धारण कर लेने के पश्चात विकल्पों की खोज की जाती है। सर्चिंग अल्टरनेटिव, मान्यताओं का निर्धारण कर लेने के बाद उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई विकल्प होते हैं। नियोजन के संदर्भ में कार्य विधि का प्रयोग करके हम विकल्पों की खोज करते हैं। सर्चिंग अल्टरनेटिव, सबसे पहले आप प्रीमाइसेस को डिटरमाइन कर लेते हो। क्या कर लेते हो? डिटरमाइन कर लेते हो या एस्टेब्लिश कर देते हो। डिटरमाइन प्रीमाइसेस, मान्यताओं का निर्धारण कर लेने के बाद संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हम एनवायरनमेंट में अवेलेबल वातावरण में उपस्थित विभिन्न विकल्पों की खोज करते हैं। ऑप्शन होते हैं, अलग अलग ऑप्शन होते हैं, वातावरण में अलग अलग ऑप्शन होते हैं, अलग अलग वे होते हैं जिससे हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रीमाइसेस को एस्टेब्लिश कर लेने के बाद, संगठन की मान्यता को निर्धारण कर लेने के बाद, संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, टू अचीव गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने के लिए एनवायरनमेंट में अवेलेबल जो अलग अलग ऑप्शन है, उन ऑप्शन को सर्च करते हैं, उनकी खोज करते हैं। सर्चिंग ऑफ वेरियस ऑप्शन टू अचीव गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द एस्टेब्लिशिंग ऑफ प्रीमाइसेस। संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम विभिन्न विकल्पों की खोज करते हैं मान्यताओं का निर्धारण कर लेने के बाद। ठीक है, विभिन्न विकल्पों की खोज हो गई। फिर आता है इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स। अब इवैल्यूएशन करते हैं। अब हमने वेरियस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, ये एक ऑप्शन ए, ये सेकंड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है, ये फोर्थ ऑप्शन है, ये फिफ्थ ऑप्शन है। अब हम क्या करेंगे,
ऑप्शन को सिलेक्शन कर लेने के बाद विकल्पों को विकल्पों की खोज कर लेने के पश्चात नियोजन की प्रक्रिया के इस चरण में विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन अनेक तथ्यों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक विकल्प की लागत, दीर्घकालीन उद्देश्य, सीमित संसाधन, उनसे प्राप्त होने वाली आय, अप्रत्यक्ष घटक, विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, संगठन के विभिन्न विकल्पों का चुनाव कर लेने के बाद में, विकल्पों की खोज कर लेने के बाद में, अल्टरनेट को सर्च कर लेने के बाद में हम विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं। विकल्पों का मूल्यांकन ऑप्शन की जो वैल्यूएशन होती है, इवैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन की जो इवैल्यूएशन होती है वो होती है कॉस्ट पे। इवैल्यूएशन की कॉस्ट कितनी है, इससे रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, विकल्प की लागत कितनी है, रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, इसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, इसका दीर्घकालीन उद्देश्य क्या है, विकल्प की लागत, विकल्प से प्राप्त होने वाली आय और विकल्प से प्राप्त होने वाली आय तथा जिस विकल्प से प्राप्त होने वाली आय और दीर्घकालीन उद्देश्य क्या है, उसके आधार पर विकल्प का इवैल्यूएशन अर्थात मूल्यांकन किया जाता है। संगठन के जो उपलब्ध विभिन्न विकल्प है, विकल्पों की खोज कर लेने के बाद इन विकल्प की लागत, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, रेवेन्यू जनरेशन फ्रॉम ऑप्शन, विकल्प की लागत, विकल्प से होने वाली आय और दीर्घकालीन उद्देश्य, विकल्प के दीर्घकालीन उद्देश्य के आधार पर इनकी इवैल्यूएशन, इनका मूल्यांकन किया जाता है। विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए, इनका कंपैरिजन करने के लिए, इनका जो इवैल्यूएशन करने के लिए, इनका कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं। मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन, विकल्प का मूल्यांकन करने की जो विधियां है वे कई सारी विधियां है, कई सारे मेथड्स है। उसमें से फर्स्ट होता है लाइनर प्रोग्रामिंग, थर्ड है, सेकेंड है PERT, आगे है CPM, अगला है BEP एनालिसिस। लाइनर प्रोग्रामिंग, PERT, CPM, BEP एनालिसिस, सिमुलेशन, परिचालन अनुसंधान, ऑपरेशन रिसर्च, परिचालन अनुसंधान, ऑपरेशन रिसर्च, खेल रेखीय सिद्धांत, इसे कहते हैं खेल रेखीय सिद्धांत, PERT, इसे कहते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड, BEP एनालिसिस, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, BEP एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। अब आता है ऑपरेशन रिसर्च, मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग ऑफ ऑप्शन, विकल्पों के मूल्यांकन की विधियां। तो पहले होता है लाइनर प्रोग्रामिंग, खेल रेखीय विधि, PERT, CPM, क्रिटिकल पाथ मेथड, BEP एनालिसिस, और आपके जो आता है ऑपरेशन रिसर्च। ये तो सब था आपके विकल्पों के मूल्यांकन की विधियां। विकल्पों के देखो, अल्टरनेट को सर्च कर लिया, इवैल्यूएशन के बाद में सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव या प्लान, विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन कर लेने के पश्चात, इवैल्यूएशन कर लेने के पश्चात, ऑप्शन का इवैल्यूएशन कर लेने के बाद, विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन कर लेने के बाद, ऑप्शन का इवैल्यूएशन कर लेने के बाद, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है, सर्वश्रेष्ठ
विकल्प बेस्ट अल्टरनेट होता है। बेस्ट अल्टरनेट, उस बेस्ट अल्टरनेट को सिलेक्ट किया जाता है। बेस्ट अल्टरनेटिव, ऑप्शंस का सिलेक्शन कर लेने के बाद जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन का इवैल्यूएशन कर लेने के बाद जो बेस्ट अल्टरनेट होता है उस बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन का इवैल्यूएशन कर लेने के बाद जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है उसका सिलेक्शन किया जाता है। अल्टरनेटिव बेस्ट कैसे होगा? जिसकी कॉस्ट कम हो, जिससे रेवेन्यू ज्यादा हो। जिसकी कॉस्ट हो कम, जिससे रेवेन्यू हो ज्यादा। जिसकी कॉस्ट हो कम, जिससे रेवेन्यू हो ज्यादा। जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल से इंटर रिलेटेड हो, जो संगठन के गोल से इंटर रिलेटेड हो, नजदीक हो, जो संगठन के उद्देश्य से अंतर संबंधित हो, उससे उस सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया। विकल्पों का परस्पर मूल्यांकन किया जाता है। जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है, जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, उसको सिलेक्ट किया जाता है। आया समझ में? सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव का सिलेक्शन कर लेने के बाद में हमारे पास जो ऑप्शन आता है उसे कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ सपोर्टिंग प्लान। फॉर्मुलेशन ऑफ सपोर्टिंग प्लान संगठन की मुख्य योजना बना लेने के बाद में संगठन की मुख्य योजना मेन प्लान, संगठन ऑर्गेनाइजेशन का मेन प्लान प्रिपेयर कर लेने के बाद में हम सपोर्टिंग प्लान, मेन प्लान को पूरा करने के लिए सपोर्टिंग प्लान तैयार करते हैं। संगठन की मुख्य योजना बना लेने के पश्चात उस योजना को पूरा करने के लिए हम सपोर्टिंग प्लान रेडी करते हैं, सपोर्टिंग प्लान तैयार करते हैं। सपोर्टिंग प्लान डिपार्टमेंटल लेवल पे होता है, विभागीय स्तर पर तैयार किया जाता है। सपोर्टिंग प्लान डिपार्टमेंटल लेवल पर होता है, विभागीय स्तर पर तैयार किया जाता है। इसे मिडिल लेवल, मध्यम स्तर और लो लेवल के मैनेजर द्वारा तैयार किया जाता है। मिडिल लेवल एंड लो लेवल, इसे मध्यम स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा तैयार किया जाता है। संगठन की मुख्य योजना को प्राप्त करने के लिए सपोर्टिंग प्लान को सहायक योजना तैयार की जाती है। सहायक योजना को तैयार करने का काम डिपार्टमेंटल लेवल अगर विभागीय स्तर पर और मध्यम स्तर और निम्न स्तर के प्रबंधक द्वारा किया जाता है। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान को सपोर्टिंग प्लान तैयार हो जाता है। योजना तैयार हो जाने के बाद में योजना को लागू किया जाता है। संगठन में नियोजन में देखो, सहायक योजना का निर्माण कर लेने के पश्चात संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नियोजन के तहत जो योजना बनाई है उस मुख्य योजना को संगठन में लागू किया जाता है। और इस योजना के बारे में संगठन के सभी स्तर इस योजना के बारे में संगठन के सभी स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्ट होना चाहिए। प्लान संगठन का मेन योजना ये इसका डायग्राम होगा। संगठन की योजना को तैयार कर लेने के पश्चात उसे लागू किया जाता है। इस योजना के बारे में सभी स्तर पर काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को योजना स्पष्ट होनी चाहिए ताकि वो योजना अनुरूप काम करके संगठन के उद्देश्य को प्राप्त कर सके। योजना अनुरूप काम करके संगठन के उद्देश्य को प्राप्त कर सके, इसका डायग्राम होता है। सीधी सी बात है, नियोजन में प्लान प्रिपेयर कर लेने के पश्चात, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान कर लेने के बाद
हम प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, इसे ऑर्गेनाइजेशन के ऑल लेवल पर ऑल एम्प्लॉयज को, ऑल मैनेजर्स को इसके बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए, जिससे वे सब उस प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करे और प्लान के अकॉर्डिंग सपोर्टिंग प्लान रेडी करके अपने वर्क को करे और ऑर्गेनाइजेशन को गोल को जल्दी से अचीव करने का प्रयास करे। आया समझ में? इसके बाद में हमने देखा है, इम्प्लीमेंटेशन कर लिया, लास्ट में आता है फॉलो अप। हिंदी में बोलते हैं अनुवर्तन, हिंदी में बोलते हैं अनुवर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं फॉलो अप। अनुवर्तन, अनुवर्तन जो हमने संगठन के योजना बनाई है, जो योजना काम कर रही है वो सही से काम कर रही है अथवा नहीं कर रही है, कहां पर जो हमने प्लान बनाया है वो आपको ये देखना था ये प्लान सही से काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो हमने योजना बनाई है, जिस योजना को हमने इम्प्लीमेंट किया, जिस योजना को हमने संगठन में लागू किया है, जिस प्लान को इम्प्लीमेंट किया है, अब हमें देखना है कि वो सही से एक्यूरेट वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। अगर एक्यूरेट वर्क कर रही है तो ठीक है, अगर एक्यूरेट वर्क नहीं कर रही है तो उसमें कहाँ चेंजेस की आवश्यकता है वहां चेंजेस करो, कहाँ चेंजेस की आवश्यकता है वहां चेंजेस करो। चेंजेस करने के लिए हमें इस पूरी प्लानिंग प्रोसेस को फॉलो करना होगा और अगर सही से काम कर रही है तो इसके जो रिजल्ट मिल रहे हैं इस रिजल्ट को देखना। हमने जो प्लान तैयार किया वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर सही से काम कर रहा है तो उससे जो रिजल्ट मिले उस रिजल्ट को चेक करना, अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, प्रॉब्लम कहाँ पे जनरेट हो रही है, समस्या कहाँ पे आ रही है, उस समस्या का पता लगाना, उसे दूर करना। प्लान दूर करने के लिए प्लान में जो भी चेंजेस करना है, चेंजेस के लिए ये पूरी की पूरी प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ेगा। आया समझ में? अब इतना समझ में आ गया तो आपको प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी तो इसकी शॉर्ट फॉर्म देख लो, ECE। क्या आता है? ECE, SES, FIF, एस्टेब्लिशिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फोरकास्टिंग। फिर आता है एस्टेब्लिशिंग ऑफ प्रीमाइजेज, प्रीमाइजेज का है सर्चिंग ऑफ अल्टरनेटिव, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, फिर सिलेक्शन appropriate alternative, selection appropriate best alternative है, appropriate alternative, formulation of supporting plan, implementation of plan और follow up। ECE, SES, FIF, ECE, SES, FIF, objective, information and forecasting, premises, searching alternative, आपके इवैल्यूएशन, सेलेक्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, फिर आता है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान, सपोर्टिंग प्लान, इम्प्लीमेशन, फॉलो अप। ये आता है इसकी शॉर्ट फॉर्म पूरी की पूरी प्लानिंग की। प्रोसेस ऑफ प्लान ये ECE, SES, FIF में प्रोसेस ऑफ प्लानिंग कंप्लीट होती है। अब हम अगले पोर्शन में पढ़ने वाले लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग एंड टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग। टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो UGC, NET, JRF 12 हर स्टैंडर्ड पे जहां पे भी प्लानिंग चैप्टर आपके कोर्स में है वहां पे प्रोसेस टेक्निक्स ऑफ प्लान में से 100% एक या दो क्वेश्चन आपके पुट ऑन होते हैं। जहां कहीं पे भी कोर्स में है, या तक कि फर्स्ट ग्रेड और जूनियर अकाउंटेंट के अंदर भी इसमें से क्वेश्चन आ चुके हैं। BSNL की जो जूनियर अकाउंटेंट JAO की एग्जाम हुए थे वहां पे प्लानिंग के चैप्टर में से 5 क्वेश्चन पुट ऑन हुए थे। कितने हुए थे? 5 क्वेश्चन पुट ऑन हुए थे। कौन से हुए थे हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, तब बात करेंगे।
तब तक के लिए बाय। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आपसे ये हमारी रिक्वेस्ट है। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, उस प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।